के साथ शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो चुनावी हवाएं बहने लगी हैं, चौपालें सजने लगी हैं। ऐसे ही माहौल के बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने बुलडोजर के साथ मुस्लिम समाज पर जुल्म के गंभीर आरोप लगाए हैं। ओवैसी के तेवरों से साफ है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बुलडोजर से लेकर धर्म के एंगल की वो तेज हवा बहने वाली है। लेकिन वहां हवा तो तब बहेगी ना जब हवा बही तो बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी ने ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। हर तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार अवैध के खिलाफ बुलंद। मुरादाबाद से लेकर गाजियाबाद तक की कथित अवैध मजार तक बुलडोजर गरज रहा है। उन्नाव में मंदिर के साधु के कत्ल के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर ने दहाड़ लगाई। एक पल में कट्टरपंथी अरमानों को खाक में मिला दिया। योगी आदित्यनाथ की सरकार भले ही दंगाइयों, उत्पातियों, अपराधियों, अवैध निर्माण पर बुलडोजर बरसा रही है, अपराधियों में भय पैदा करने का इसे जरिया मान रही है। किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उस पर बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए सुरक्षा का ये वातावरण हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है और उस सुरक्षा का वातावरण ने परसेप्शन बदला है यूपी का। लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में आते ही भाईजान यानी असदुद्दीन ओवैसी ने बुलडोजर कार्रवाई को इस सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है, जिसके जरिए वो अवैध निर्माण से लेकर तमाम सारे मामलों में हुए एक्शन को जाति विशेष के खिलाफ जानबूझकर की जा रही ज्यादती बता रहे हैं। कह रहे हैं जानबूझकर जुल्म किया जा रहा है। बुलडोजर से किसका घर तोड़ा जाता है, हम जानते हैं कि किसके किस्मत में एनकाउंटर लिखी हुई है। हम जानते हैं कि किस समुदाय के नौजवानों की जवानी को जेल में डालकर बर्बाद कर दिया जा रहा है। हम जानते हैं कि अगर कोई नौजवान बच्चे कश्ती पर रोजा खोलते हैं तो उनको 40 दिन जेल में गुजारना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही नाइंसाफी के खिलाफ मजलिस और ओवैसी लड़ती है। सुना आपने, ओवैसी ने यूपी के मैदान में उतरते ही सिर्फ 60 सेकंड में समूचे हथियार उछाल दिए। बता दिया कि आने वाले साल 2027 के चुनाव में कैसे वो धर्म की बिसात पर चुनावी संग्राम का आगाज करने वाले हैं। ये 4 हथियार कौन कौन से हैं, एक बार फिर समझ लीजिए। बुलडोजर, एनकाउंटर, जेल वाली ज्यादती यानी फर्जी मुकदमे और नमाज में दखल। ओवैसी ने उन सारे मुद्दों को चुनावी मंच पर लाकर रख दिया जिन्हें बीजेपी विरोधी खासकर समाजवादी पार्टी भी उछालती रही है। बुलडोजर से किसका घर तोड़ा जाता है, हम जानते हैं कि किसके किस्मत में एनकाउंटर लिखी हुई है। हम जानते हैं कि किस समुदाय के नौजवानों की जवानी को जेल में डालकर बर्बाद कर दिया जा रहा है। हम जानते हैं कि अगर कोई नौजवान बच्चे कश्ती पर रोजा खोलते हैं तो उनको 40 दिन जेल में गुजारना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही नाइंसाफी के खिलाफ मजलिस और ओवैसी लड़ती है। ओवैसी कह रहे हैं उन पर इल्जाम लगते रहे और लगते रहेंगे, लेकिन ओवैसी एंड पार्टी पीछे नहीं हटने वाली है। इसीलिए आज हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है। अरे इल्जाम लगाने वालों, तुम जितना इल्जाम लगा सकते लगा लो, मगर हम अपनी लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं है। मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलते हैं, इनकाउंटर होते हैं, मदरसों पे सवाल होते हैं, शिक्षक संस्थाएं जो अल्पसंख्यक हैं उन पे सवाल होते हैं, तब ओवैसी जी कहाँ होते हैं? ओवैसी जी तो सुना है बैरिस्टर हैं, कानून के बड़े जानकार हैं। क्या कानूनी मदद आपने कभी किसी की? और जहाँ तक बुलडोजर और इनकाउंटर से डर का सवाल है तो आपको क्यों डर लगेगा? आपको तो सरकार ने बड़ी सुरक्षा दी हुई है, आप बड़ी बड़ी सुरक्षा लेके खुद सरकार की घूमते हैं, आपको काहेगा बुलडोजर का डर?
आरोप लगे तो बीजेपी से लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नुमाइंदों ने भी पलटवार किया। इसे ओवैसी की कम्युनल पॉलिटिक्स बता दिया। उत्तर प्रदेश में जो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं, धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके दाल गलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सफल रही है और जन जन का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मैं समझता हूं कि ओवैसी जी उत्तर प्रदेश में पैर जमाने के लिए अभी तरह तरह के रंग बदलेंगे। कभी इनको आतंकियों का, कभी इनको भारत में घुसपैठ करने वाले लोगों का, कभी जो भारत में आक्रांता थे उनकी याद आती है। और ये सारा कुछ करने के लिए इनको क्या उत्तर प्रदेश ही मिलता है? चुनावी बिसात पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी गोटियां बिछाने का पहला राउंड शुरू कर दिया है। इसी तरह के मुद्दों के मोहरे बिछाकर ओवैसी की पार्टी ने जनवरी 2026 के महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भी 114 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी। 2025 में बिहार में भी अपनी स्थिति का दमदार एहसास फिर से कराया था। अब वही एहसास वो यूपी में भी कराना चाहते हैं। यूपी की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 143 सीटें मुस्लिम प्रभावित मानी जाती हैं। 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। यूपी की 36 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम प्रत्याशी अपने बूते जीत हासिल कर सकते हैं। 107 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम जीत हार तय कर सकते हैं। यानी ओवैसी को यूपी में खेलने का पूरा मौका है। अब देखना होगा क्या यूपी में बुलडोजर और एनकाउंटर्स कार्रवाई को मुस्लिम विरोधी बताकर ओवैसी 2027 की लड़ाई में सियासी जमीन बना पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानों के तीर जब चलते हैं ना, तो उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान की बात कर लीजिए। उनके एक विवादित बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया बवंडर खड़ा कर दिया है। मुरादाबाद में दिए गए उनके इस बयान, जिसमें बहुसंख्यक समाज को उन्होंने जहरीला कहा, उस पर बीजेपी, हिंदूवादी संगठन और हमलावर हैं ही, साथ ही इंडिया गठबंधन के सहयोगी भी असहज महसूस कर रहे हैं। खुद उनके पार्टी के लोग इधर उधर बगले झांक रहे हैं। क्या है ये बयान, इसके पीछे की पूरी क्रोनोलॉजी और उत्तर प्रदेश की सियासत पर इसका क्या असर होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निगलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। उत्तर प्रदेश में चुनाव भले ही 2027 में है, लेकिन ध्रुवीकरण और नफरत के जहर की एंट्री होती साफ दिखने लगी है। और इस सियासी बवंडर के केंद्र में है समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान, जो कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुसंख्यकों को जहरीला कर दिया है। उन इलाकों में तो समझाया जाएगा, उन क्षेत्रों में तो समझाया जाएगा जहां अल्पसंख्यकों की आबादी कम है, जहां बहुसंख्यक ज्यादा तादाद में रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निगलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर आपस में जो एक दूसरे पर विश्वास होता था, वो विश्वास धर्म के आधार पर काफी उसके अंदर कमी आई है और वो विश्वास टूटा है। समाजवादी पार्टी के सांसद का बयान सामने आया तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा उबलने लगा। हालांकि समाजवादी पार्टी को अपने सांसद के बयान में कुछ भी गलत नहीं दिखता। बयान को मिसकोट करके चलाया जा रहा है, क्योंकि जिस बातों में आपको मजा आ रहा है आप वो चला रहे हैं। आप उनके बयान को पूरा चलाइए। भारत सेकुलर स्टेट बना रहा, आज़ादी के वक्त भी अगर भारत ने सेकुलर संविधान का रास्ता चुना, इसका पूरा श्रेय हिंदुओं पे जाता है। दुनिया का महान लोकतंत्र आज अगर टिका हुआ है, भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं के विचार से टिका था। लेकिन बीजेपी आरएसएस ने जिस तरह से पोलराइजेशन, नफरत का माहौल, तो बहुसंख्यक समाज में बेशक उन्होंने जहर फैलाने का काम किया।
लेकिन बीजेपी ने मुद्दा लपक लिया है और अब आक्रामक है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर समाजवादी पार्टी को बड़ी चेतावनी दी है। धार्मिक स्थलों पर से देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, हिंदू जहरीला उसके लिए है। अखिलेश यादव के सह पर ये बोल रहे हैं और इसका खामियाजा अखिलेश यादव को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। भारत विरोधी शक्तियां हैं, उनको निकालने का काम कर रहे हैं, उनको जेल में डालने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। एक भयमुक्त और एक अच्छा देश आज हमने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत को दिया है और जिस तरह का आज भारत है, ये अपने आप में इनको पच नहीं रहा है, क्योंकि ये भी गजवाए हिंद की सोच वाले लोग हैं। इन्हें बार बार मैं गजवाए हिंद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये गजवाए हिंद की सोच है और कोई सोच नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी की प्रमुख सहयोगी कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने इस बयान से पूरी तरह पल्ला झाड़ते हुए बयान को पूरी तरह से गलत बता दिया है। इस तरह के बयान का कोई मतलब नहीं है। इस तरह के बयान से क्या मतलब है? तो आप इत्तेफाक तो रखते हैं इस बयान से, लेकिन क्या ऐसे बयान की निंदा भी करेंगे? हाँ, निंदा 100% निंदा करूंगा, निंदा कर रहा हूं। कैसी आप बात कर रहे हैं? ये कौन सी बात हो गई? ये तो आप वही जबान बोल रहे हैं जो दूसरे लोग बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश की मौजूदा सियासत के लिहाज से जावेद अली खान का ये बयान अखिलेश यादव की पार्टी के लिए आत्मघाती हो सकता है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर गैर यादव, ओबीसी और सवर्ण हिंदू वोटों को जोड़ने की सोशल इंजीनियरिंग में जुटे हैं, वहीं उनके अपने ही सांसद का ये बयान बीजेपी को थाली में सजाकर एक बड़ा मुद्दा देने जैसा है। अब इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे या फिर ये मुद्दा फायदे का मीटर बनेगा, देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी की, जिसे लेकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। इसके चलते अब एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें आज से जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच मंदिर ट्रस्ट का बयान आया है। जांच से साफ हो जाएगा कि आखिरकार आरोपों में दम कितना है। क्या राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे में कोई गड़बड़ी हुई? क्या किसी ने इसका पैसा चोरी किया? ये सवाल जब से सामने आए हैं, सियासी गलियारों में भूचाल सा मचा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, बेहद मुखर है। हालांकि इस केस में एसआईटी का गठन हो चुका है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस एसआईटी गठन को लेकर ही कई सवाल उठा दिए हैं। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि भाजपा का भ्रष्ट शासनकाल दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रदेश में बननी चाहिए आईआईटी पर बन रही है एसआईटी। इससे पहले रविवार को अखिलेश ने कहा था, ये साधु संतों सनातन का अपमान है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें, और कैमरा बंद कर करके, आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो। भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है। ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ, हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे? ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वहां कैमरे बंद कर दो, लाइट बंद कर लो, प्रभु श्री राम के सामने अपने आप कोई चढ़ावा फिर रख जाएगा। चढ़ावा चोरी के आरोप सामने आए तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार भड़क उठे। उन्होंने मंदिर से जुड़े लोगों पर नाराजगी जाहिर की, चेतावनी दी है कि सबको बाहर कर देंगे। और ये जितने हैं ना, ये जितने इस समय हैं, अरे भाई ये जितने हैं सब चोर हैं, इनकी छुट्टी करो। तो छुट्टी कौन करेगा? विनय कटियार कर देंगे कल इसी समय, बल्कि इसके पहले छुट्टी हो जाएंगे। ये सब यहां से भागेंगे, कल ही भगा देंगे। कल से लेकर परसों तक या तो भाग जाएंगे या तो जेल के अंदर जाएंगे। जानकारी के मुताबिक एसआईटी टीम का एक्शन प्लान तैयार है। जो टीम बनाई गई है उसमें आईएएस विजय विश्वास पंत, आईपीएस किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं। बताया जा रहा है कि एसआईटी मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों से जानकारी लेगी
मंदिर के कर्मचारियों से पूछताछ करेगी, संदिग्धों से पूछताछ करेगी, ट्रस्ट की ओर से की गई अब तक की जांच का पूरा ब्यौरा जुटाएगी। एसआईटी 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट देगी, 15 दिन के भीतर अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी। एसआईटी जांच के लिए मंदिर ट्रस्ट ने ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से निवेदन किया था और शनिवार को ही इसका गठन हुआ था। मंदिर ट्रस्ट और निर्माण से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि ये जांच होना बहुत जरूरी है। श्री राम जन्मभूमि के निवेदन को स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 लोगों के एसआईटी का टीम गठित किया है। इसलिए हम हृदयपूर्वक धन्यवाद देते हैं और न्यास की ओर से उनको सभी रीति का सहयोग प्राप्त होगा, तो हमें विश्वास है कि न्याय बाहर आएगा। मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बरती जाएगी। इसके कई पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू है, दूसरा भविष्य के सुधार का पहलू है। ये दोनों जब हो जाएगा तभी श्रद्धालु का विश्वास हम जीत पाएंगे। तो इसके लिए पूरी तरीके से ट्रस्ट ने अपना मन बना लिया है और जितना सहयोग ये समिति एसआईटी चाहेगी, जिला प्रशासन से भी मेरी कल बात हुई, उन लोगों ने भी पूरी तरीके से जो भी हो सकता है सहयोग की बात बताई है। उधर राज्य सरकार का कहना है कि एसआईटी जांच करेगी, जो भी निकल कर आएगा उसके तहत कार्रवाई होगी। देखिए, गंभीर प्रकरण है और इसमें जांच की शुरुआत हो गई है और जो भी दोषी होंगे इसके अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी श्रद्धा का मामला ही है, और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी और इसको हम जांच अंत तक जाएगी, आप निश्चिंत रहें। अयोध्या के राम मंदिर में हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए देश विदेश से पहुंचते हैं। मंदिर में नकदी चढ़ावे के साथ अपनी स्थिति के मुताबिक दान पेटियों में भी भारी चढ़ावा आता है। पिछले कुछ दिनों ऐसे आरोप लगे कि मंदिर के चढ़ावे से चोरी हो रही है। समाजवादी पार्टी समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने इसे लेकर राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। देखना यह है कि एसआईटी की जांच में क्या आता है। अयोध्या से प्रमोद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे हैं इंडिया। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, मैं यही हूं, इंतजार है आपका। को पावर्ड बाय एपीएल अपोलो स्टील पाइप्स, देश की बढ़ती ताकत। प्रायोजक हैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, बेस्ट यूनिवर्सिटी विद टॉप प्लेसमेंट्स। LIC हर पल आपके साथ, और एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। अम्बा फ्लेक्सियोर TNT मेड विद एनहांस्ड रिफाइंड प्रोसेस। एक्सपीरियंस द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टील। रोजा हर्बल केयर, दिल खुश शरबत, हर घूंट में खुशियां। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से आज उत्तर प्रदेश जैव विविधता, जल एवं पर्यावरण को संरक्षण देने वालों में अग्रणी है। प्रदेश सरकार के संकल्प का सुखद प्रतिफल है कि विगत 9 वर्षों में राज्य में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है। हरित आवरण में लगभग 3.5 लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। इसी का सुफल है कि आज प्रदेश का लगभग 10% भूभाग वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रामसर साइट प्रदेश की ग्रीन रेवोल्यूशन की गाथा बयान कर रहा है। प्रत्येक जनपद में अमृत वन पर्यावरण को संजीवनी प्रदान कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हुआ एक पेड़ माँ के नाम का अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। देनी है अगर अपने सपनों को उड़ान, तो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी मस्ट है। 100+ programs with 1200+ recruiters for placements. उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून, बेस्ट यूनिवर्सिटी with top placement.
मुजफ्फरनगर के गुड़ की चाशनी में घुली गजक और रेवड़ियों की मिठास हो या मेरठ की मशहूर नान खटाई, इनके स्वाद की खुशबू अब दूर दूर तक फैल गई है, क्योंकि इनकी पहचान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन की पहल काम कर रही है। इससे इन व्यंजनों को पहचान मिल रही है तो कारीगरों को काम। ओडीओपी से पश्चिम उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाने के लिए आगरा का पेठा, हापुड़ के पापड़, बरेली की बर्फी देशी नहीं बल्कि विदेशी बाजारों में भारत की पहचान बनने जा रही है। इसके लिए सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 75 करोड़ रुपए आवंटित किए। वहीं व्यंजनों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। फूड फेस्टिवल, सांस्कृतिक मेलों के जरिए भी स्थानीय व्यंजनों को लोगों की थाली का हिस्सा बनाया जाएगा। देश की मांग के अनुरूप उस प्रकार की प्रोडक्ट को हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सके, यह एक अवसर अब हर व्यंजन के लिए भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त होगा। पिछले 12 वर्षों में दिल्ली मेट्रो को विश्व स्तरीय बनाने का ये सपना सच किया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन ने। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की ग्राउंड प्लानिंग इस रफ्तार को और आगे बढ़ा रही है। फेज 4 के तहत कुल 6 नए कॉरिडोर्स, जनकपुरी वेस्ट से आरके आश्रम, एरोसिटी से तुगलकाबाद, मजलिस पार्क से मौजपुर, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ, लाजपत नगर से साकेत और रिठाला से नरेला तक मेट्रो का जाल लगातार बिछ रहा है, जिससे दिल्ली में इंटरचेंज स्टेशनों की संख्या 29 से बढ़कर सीधे 43 होने जा रही है। ड्राइवरलेस तकनीक, आधुनिक कोच और प्रदूषण मुक्त सफर, मेट्रो स्टेशनों से घर तक आसान पहुंच के लिए लास्ट माइल ई बस, प्रधानमंत्री मोदी जी की विकास नीति और रेखा गुप्ता जी की कर्मठता से रफ्तार पकड़ रही है हमारी दिल्ली। पता है बच्चों, मैं हमेशा अपने स्कूल के टीचर से पूछती थी, फौजी हमेशा लड़के क्यों होते हैं, बिजनेसमैन हमेशा मैन क्यों होते हैं। पहले बेटियों के लिए बहुत बाधाएं थी, पर अब मिले हैं अवसर, देश की सेवा का अवसर, साहस का अवसर, भागीदारी का अवसर, बराबरी का अवसर। हौसला जमा कर लो, अब भारत की बेटियां नहीं रुकेंगी। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। Join Graphic Era, deemed to be University Dehradun, ranked 48 amongst top universities of India by NIRF 2025. Graphic Era, transforming dreams into reality. महिला सशक्तिकरण केवल नारों से नहीं बल्कि गरिमा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से शुरू होता है। पिछले 12 वर्षों में सरकार ने उज्ज्वला, लखपति दीदी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के माध्यम से समाज की आधी आबादी को स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया। महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं, जैसे मुद्रा योजना है जिसमें 10 लाख तक की लोन जो है वो बिना गारंटी के मिलती है, जिससे काफी महिलाएं हैं वो स्वनिर्भर और आत्मनिर्भर बनी है। पिछले बहुत सालों के अंदर महिलाओं के अंदर बहुत सारी एम्पावरमेंट आई है, उनको अच्छे से ट्रेनिंग मिली है और प्लस जो है महिला जो है आगे बढ़ने के लिए उनका एजुकेशन सिस्टम भी जो है बहुत आगे चला गया है। वुमेन ना बाहर निकलकर अपने काम ढूंढने की बजाय काम जनरेट कर पा रही है, क्योंकि उसे मुद्रा योजना जैसी सुविधाओं से आसानी से कोलेटरल फ्री लोन मिल पा रहा है। अब सरकार विकसित भारत का सपना साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बेटियां बनेंगी शिक्षित, गुजरात बनेगा विकसित। किसी भी विकसित समाज की मजबूत पहचान उसकी शिक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर नई पीढ़ी होती है। और जब बेटियों को शिक्षा, अवसर और प्रोत्साहन एक साथ मिलते हैं, तब केवल उनका भविष्य नहीं बल्कि पूरे राज्य की दिशा बदलती है। इसी संकल्प को साकार करते हुए गुजरात की नमो लक्ष्मी योजना और नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना जैसी पहले आज लाखों बेटियों और युवा विद्यार्थियों के सपनों को दे रही है नई उड़ान। राज्यમાં દીકરીઓને પરિવારની આર્થિક સ્થિતિના કારણે અભ્યાસ છોડી ન દેવો પડે તેવો વ્યૂહ અપનાયો છે અને આ બંને યોજના એટલે કે નમો લક્ષ્મી યોજના અને નમો લક્ષ્મી સરસ્વતી જ્ઞાન યોજના આ બંને યોજનામાં 50,000 અને 25,000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે। गुजरात की नमो लक्ष्मी योजना राज्य में कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं की शिक्षा, पोषण और सशक्तिकरण को नई मजबूती प्रदान कर रही है। राज्य के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा CBSE से संबद्ध विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र छात्राओं को इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9 से 12वीं तक
कुल 50,000 रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें कक्षा 9 और 10 के लिए 20,000 रुपए तथा कक्षा 11 और 12 के लिए 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता शामिल है। नमो लक्ष्मी योजना का सकारात्मक प्रभाव अब राज्य के शिक्षा परिदृश्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। विद्यालयों में छात्राओं की उपस्थिति और नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। 80% उपस्थिति दर्ज करने वाली छात्राओं की संख्या 1,71,988 से बढ़कर 2,96,495 तक पहुंच चुकी है। वहीं छात्राओं का कुल नामांकन 13,29,762 से बढ़कर 13,91,308 हो गया है। योजना के व्यापक प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2024-25 तक 11,21,346 छात्राओं को 572 करोड़ 93 लाख से अधिक की सहायता प्रदान की गई। वहीं वर्ष 2025-26 में अब तक 10,84,892 छात्राओं को 1,991 करोड़ 13 लाख से अधिक की सहायता वितरित की जा चुकी है। आज का युग विज्ञान, नवाचार और तकनीक का युग है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार की नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना आज राज्य की प्रतिभाशाली युवा पीढ़ी को साइंस स्ट्रीम में नए अवसर और करियर बनाने का सुनहरा अवसर दे रही है। गुजरात बोर्ड तथा CBSE से संबद्ध विद्यालयों के उन विद्यार्थियों को इस योजना में शामिल किया गया है जिन्होंने सरकारी अथवा अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों से कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इन 2 दशकों में गुजरात में 1.25 लाख से अधिक नए क्लासरूम बने, 2 लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती किए गए। योजना के अंतर्गत कक्षा 11वीं और 12वीं में साइंस स्ट्रीम चुनने वाले विद्यार्थियों को कुल 25,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 20,000 रुपए शैक्षणिक वर्षों के दौरान तथा शेष 5,000 रुपए कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रदान किए जाते हैं। योजना के प्रारंभिक चरण में लगभग 2.5 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब 3 से 4.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों तक इसके लाभ पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। गुजरात की इस पहल का महत्वपूर्ण परिणाम ये रहा कि राज्य में केवल 1 वर्ष के भीतर साइंस स्ट्रीम में नामांकन में 6.34% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं साइंस स्ट्रीम में 81% से ज्यादा उपस्थिति दर्ज करने वाले छात्रों की संख्या 19,324 से बढ़कर 43,533 हो गई है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत अब कुल 290 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जा चुकी है। विकसित गुजरात एट 2047 की मजबूत आधारशिला शिक्षा, विज्ञान और सशक्त युवा शक्ति पर निर्मित हो रही है। राज्य का शिक्षा विभाग ऐसी समावेशी और भविष्य उन्मुख शिक्षा व्यवस्था को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जहां हर बेटी को अवसर मिले, हर विद्यार्थी को प्रोत्साहन मिले और हर सपना नई दिशा पा सके। स्कूलों में बढ़ता नामांकन, घटती ड्रॉप आउट दर और शिक्षा के प्रति परिवारों का बढ़ता भरोसा आज नमो लक्ष्मी योजना को गुजरात की बेटियों के लिए प्रगति और परिवर्तन के एक सशक्त अभियान के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यही है विकसित गुजरात की नई ऊर्जा, यही है विकसित भारत की नई दिशा। बेटियां बनेगी शिक्षित, गुजरात बनेगा विकसित। आप फिक्र मत कीजिए खन्ना साहब, वादा तो कर दिया पर ये पहुंचेगा कैसे? एक दिन में मार्कशीट कैसे मिलेगी शालिनी को? कल संडे है, मॉम की दवाइयाँ कल तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगा। जो भी तुम चाहोगे वही पहुंचाऊंगा, एक दिन में डिलीवरी करके आऊंगा। सबको पता है कि मैं सबका दोस्त हूँ, हर सामान टाइम से पहुंचाने की ये बात है, दिल को दिल से मिलाने की ये बात है। ये है भारतीय डाक की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा। अब आपकी हर पोस्ट की गारंटीड डिलीवरी सिर्फ 1 दिन में, OTP की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ। 24 स्पीड पोस्ट, भरोसा आपका, वादा हमारा। डाक सेवा, जन सेवा। Meet the tomorrow today. ICFI is the bridge between tomorrow and today. Bridge between aspirations and accomplishment. Bridge between I wish to I can. I will remove
the gap. Welcome to the I. I am Ikfai, belief called I. I can fly above imagination. रोजा हर्बल केयर, दिलखुश शरबत, हर घूंट में खुशियां। Agarwal Packers, a unit of DRS Group, is proud to associate with our film है जवानी तो इश्क होना है। ग्लैमर की चमचमाती दुनिया के पीछे छिपा एक खौफनाक अंधेरा, जिसने एक हंसते खिलखिलाते चेहरे को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। टीवी स्क्रीन पर लाखों चेहरों की मुस्कान बनने वाली कुमकुम भाग्य और वागले की दुनिया। फेम की एक्ट्रेस संचिता उगले अब इस दुनिया में नहीं रही। संचिता के सुसाइड करने की खबर है, लेकिन क्यों, क्या है और इसके पीछे, यानी कि उसके हंसते चेहरे के पीछे का दर्द और मौत का वो राज जो अभी परतों में छिपा है और एक एक करके सामने आ रहा है। मस्ती खिलखिलाती, जिसकी हंसी में न जाने कितने लोग खुशियां ढूंढते थे, जो न जाने कितने चेहरों की मुस्कान थी, जिसकी मौजूदगी सीरियल्स में 4 चांद लगा देती थी। कुमकुम भाग्य का वो सितारा सो गया। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की सुकून खो गई और वागले की दुनिया की जान भी बेजान हो गई। संचिता उगाले का हंसता खिलखिलाता चेहरा अब कभी नहीं दिखेगा। जानकारी के मुताबिक संचिता उगाले ने आत्महत्या कर ली। महज 30 साल की उम्र और उनके निधन की खबर ने फैंस और मनोरंजन जगत को स्तब्ध कर दिया। उनके अचानक निधन की खबर से इंडस्ट्री से जुड़े लोग और फैंस सोशल मीडिया पर हैरान हैं। लेकिन क्यों, किस लिए, आखिर वजह क्या है, इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया? हर तरफ ऐसे ही सवालों का अंधेरा है। कैसे हंसते खेलते चेहरे के पीछे इतना बड़ा दर्द छिपा था जिसने संचिता को छीन लिया? लेकिन वो दर्द क्या था, ये समझना बहुत जरूरी है। उस पर सवाल भी है, क्योंकि सुसाइड से ठीक 2 घंटे पहले ये देखिए संचिता ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी। ये उस इंस्टाग्राम स्टोरी की असल रील है। संचिता हंस रही हैं, खिलखिला रही हैं, झूम रही हैं, मगन है। और इसी स्टोरी के बाद वो साड़ी का फंदा लगाकर झूल गई। संचिता उगाले अपनी माता पिता और बहन के साथ नाला सुपारा में रहती थी। संचिता ने सुसाइड जैसा कदम क्यों उठाया, इसका पता तो अब तक नहीं लग पाया है, लेकिन प्राथमिक तौर पे जो जानकारी हमारे सामने आई है उसे पता चलता है कि जब ये घटना घटी तब संचिता घर में अकेली थी। उसके घर वाले बाहर गए थे और जब वो परिजन घर पे लौटे तो उन्होंने एक कमरे में बंद संचिता को एक फंदे में पाया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एक्ट्रेस ने कथित तौर पे एक साड़ी का इस्तेमाल कर अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश की थी। जैसे ही खबर मिली वैसे ही पुलिस घटनास्थल पे मौजूद हुई। उन्होंने शव को अपने पास लिया और उसको पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज दिया। मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड और दूसरी जानकारियों की भी जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों को लेकर साफ जानकारी सामने आ सकती है, लेकिन फिलहाल मौत की असली वजह अभी परतों में है। आखिरी बार वो दंगल टीवी चैनल के शो साजन घर में नजर आई थी। वो पॉपुलर शो दिलवाली दूल्हा ले जाएगी में सौरभ बेदी के साथ लीड रोल में नजर आ चुकी हैं। उन्होंने फिल्म छावा में भी काम किया, जिसमें विक्की कौशल मुख्य भूमिका में थे। ये फिल्म और टीवी की चमकती दुनिया के पीछे पल रहे अंधेरे का वो डरा देने वाला सच है जिसे समझ पाना आसान काम नहीं है। अचानक हंसता खेलता चेहरा दुनिया से विदा हो जाता है और हर बार उसकी सच्चाई हैरान करने वाली होती है। संचिता का सच क्या है, अभी ये भी बाहर आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। रहस्य के परते सिर्फ एक मामले में नहीं है, एक और मामला आपको बता देती हूँ। पटना के जाने माने टीचर और कोचिंग सेंटर वाले खान सर के सेंटर पर मारपीट हुई। इसके बाद ज्ञान बंधु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार किया गया। दोनों सेंटर्स के बीच विवाद सामने आया। इस बीच रोशन के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। प्रिंस की मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जमानत पर बाहर आने के बाद रोशन आनंद ने खान सर पर भी उंगलियां उठा दी। इस बीच खान सर ने आशंका जताई है कि इसमें किसी तीसरे का एंगल हो सकता है। देखिए ये ट्रायंगल।
दो कोचिंग सेंटर के बीच कथित वर्चस्व की लड़ाई अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है। आरोप लगा था कि 2 जून की रात ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के निदेशक रोशन आनंद के समर्थकों और उनके भाई प्रिंस यादव समेत कुछ लोगों ने खान सर के कोचिंग सेंटर पर धावा बोल दिया था। रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर 14 जून को खबर आई कि रोशन के भाई प्रिंस की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। वहीं जब सोमवार को रोशन आनंद जमानत पर छूटे तो उन्होंने अपने भाई की मौत का आरोप सीधे सीधे खान सर पर लगा दिया। भाई की हत्या के पीछे फैजल खान, जो कि शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है, गुंडा है, हत्यारा है, षड्यंत्रकारी है, झूठा है। मैं जेल में बंद था, मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं अभी अपने भाई का दाह संस्कार करूंगा और मैं पर्दाफाश करूंगा और मैं फैजल खान का रत्ती खोलूंगा कि फैजल खान टीचर है या गुंडा है। रोशन आनंद ने कहा है कि वो खान सर की हर हरकत का एक एक खुलासा करेंगे। ये भी आरोप लगाया कि जेल में उनकी भी हत्या की साजिश की गई। फैजल खान के जो 2 गार्ड बेऊर जेल में बंद है, वो 2 गार्ड ने जेल में हमारी हत्या की साजिश रची थी और उसका प्रयास ये था कि हम जेल में उसकी हत्या करवा दे। और हम आपको बता दें, 13 तारीख को फैजल खान के गार्ड के द्वारा हम पर मैनेज करने का प्रेशर बनाया गया शाम के समय में, और 13 तारीख को ही रात में हमारे भाई की हत्या हो गई। कोचिंग का विवाद अब प्रिंस की मौत के बाद और गहरा गया है। खान सर के कोचिंग पर हमले के मामले में प्रिंस भी आरोपी था। एफआईआर होने के बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ प्रिंस नेपाल के विराटनगर में रह रहा था। 13 जून की रात उसकी मौत हो जाती है। 14 जून को यह खबर सार्वजनिक होती है। प्रिंस और उसके दोस्त विराटनगर के शुभ होटल में रह रहे थे। नेपाल पुलिस ने प्रिंस के साथ ठहरे उनके 5 दोस्तों को हिरासत में लिया है। प्रिंस के दोस्तों के मुताबिक उसकी मौत मानसिक तनाव और दवाइयों की ओवरडोज की वजह से हुई है। पहले से दवाई चलता था मेंटल का, उसको 2 बार अटैक आ चुका था। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है। इससे पहले मतलब सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। धीरे धीरे लंबा सांस लेने लगा, लंबा सांस लेने लगा। उसको तो एम्बुलेंस मंगवाया, एम्बुलेंस यहाँ नीरो हॉस्पिटल लेकर आए। कोई मारा नहीं है, वो जो है बीमारी के कारण, मतलब सेक्रेटरीज का बहुत समय दवाई खा रहा था, उसी कारण मरा है। देख रहा है इंडिया में मेरे मनोज्ञा लोहीवाल के साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी सुचरिता। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत, लौट रहे हैं।